नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का पार्ट 2 है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक आप लोगों ने देखा कि मनाली एक वकील होती है जिससे अश्वथ ने ज़बरदस्ती शादी कर ली। अब इंजू को लोगों को पता चलता है तो अश्वथ के घर के बाहर हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब आगे सुबह के वक्त इस वक्त एक वेन्यू एनजीओ में काफी तनाव भरा माहौल था। वहीं पर कई लोगों के साथ मुनाली का परिवार भी था। साहू वहां पहले से ही अपने आदमियों के साथ मौजूद था और सभी लोग बेसब्री से अश्वथ और मुनाली के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सबसे किनारे हट के किसी को फोन लगाकर कहा, किधर रह गया है तू? यहाँ सब लोगों ने जान खा रखी है। मीडिया को तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया है, पर इन्हें कब तक मैं संभालू? दूसरी तरफ से अश्वथ बोला, आ गया हूँ अंदर, आ तू। इतना कहकर उसने फोन रख दिया तो साहू तुरंत अंदर गया और फिर उसने देखा दरवाजे से अश्वथ और मुनाली को अंदर आ रहे थे। अश्वथ ने इस समय सफेद रंग की कमीज और नीले रंग की जींस पहनी थी। शर्ट की बाहें कोहनी तक मोड़ी हुई थी जिसमें से उसकी तनी हुई हाथ की नसें साफ दिख रही थी। उधर जैसे ही मुनाली की परिवार की नजर मुनाली पे पड़ी तो सबकी आंखों में आंसू उतर आए। उसकी माँ कविता उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी जो उसके गोरे बदन पे बेहद खिल रही थी, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और माथे पे छोटी सी लाल बिंदी के साथ मांग में ढंग से भरा हुआ अश्वथ के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, कलाइयां लाल चूड़ियों से भरी पड़ी थी। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को इस रूप में देखने का, पर यह हालात एकदम विपरीत थी। कविता और वीरेंद्र दुख से भर गए मुनाली को इस रूप में देख के। मुनाली की छोटी बहन अनिका दौड़ते हुए उसके गले जाके लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुनाली सीधी खड़ी रही और फिर कुछ पल के बाद उसकी आंखें भी नमी में तैर गई और कस के उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। पता नहीं क्यों उसके दिलों का दर्द उभर आया था। थोड़ी देर बाद अनिका उससे अलग होकर बोली, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे दी, आप आज इस कैद से आजाद होके रहेंगी। ये कह के उसने अपनी नफरत भरी नजर अश्वथ पे डाली। तभी कविता और वीरेंद्र उसके पास आए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को अश्वथ से दूर खींच लिया। फिर कविता ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? इसने कुछ किया तो नहीं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आखिरकार मुनाली ने कुछ कहा और फिर धीरे से कविता से अलग होके अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, आप कैसी हैं माँ? तेरे बिना हम कैसे हो सकते हैं बेटा? ये कहते हुए वीरेंद्र ने प्रेम से मुनाली के सर पे हाथ फेरा। पर अब तुझे ये सब बर्दाश्त और नहीं करने देंगे हम। तू सब कुछ बता दे इन लोगों को और चल हमारे साथ। वीरेंद्र की बात पे मुनाली हैरानी से उसे देखने लगी। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप पापा? मुनाली की इस बात पे कविता तुरंत बोली, कहाँ मतलब क्या है तेरा? हम लोग अब अपने घर चलेंगे बेटा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अब मेरी शादी हो गई है, मैं पत्नी हूँ किसी की, भला कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊं? अब तो मेरा घर ही वही है जहाँ अश्वथ रहेंगे। मुनाली के मुंह से ये सब सुन सबको धक्का सा लगता है, सबको एक अजीब सी हैरानी होती है। वहीं कविता और वीरेंद्र का शरीर एकदम ढीला पड़ गया और इधर अश्वथ के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। वो मुनाली की अटपटी बात को सुन के वहां मौजूद हर शख्स को हैरान थी। तभी कविता उसे झुंझोड़ते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है मीरू? और ये क्या शादी शादी रट लगा रखी है तूने? नाली बेटा, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? ये गुंडे ने तुझसे जबरदस्ती शादी की है तुझसे बदला लेने के लिए, और तू ये शादी को मानने भी लगी, इसे अपना पति मानने लगी। दिमाग ठीक है या नहीं? तो क्या गलत कह रही हूँ माँ? यही तो सच है कि अब मैं पत्नी बन चुकी हूँ किसी की, तो भला अपनी पत्नी होने के फर्ज से पीछे कैसे हट जाऊं? इतनी में अनिका चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप इट दी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ कि ये सब आप अपनी मर्जी से नहीं कह रही, बल्कि इस अश्वथ ने आपको डराया धमकाया है। पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, यहाँ हम सब आपके साथ है। तभी वह एनजीओ की एक उम्रदराज कार्यकर्ता आके बोले, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है मुनाली बेटा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, किसी गुंडे के दबाव में आके झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हम सब हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़े हैं और यहाँ खड़े जितने भी एनजीओ में लोग हैं वो सब तुम्हारा साथ देने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आए हैं और इस गुंडे को सजा दिलवाने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ बेटा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम तो खुद वकील हो, तुम तो खुद कानून को जानती हो। तो अब सच सच बता दो और रिहा हो जाओ इस नरक से। बस कीजिए। क्या आप लोगों ने ये लगा रखा है जिसे आप नरक कह रहे हैं, वो मेरा ससुराल है और वही मेरा असली घर है। मुनाली का इतना कहना भर था कि तभी कविता ने खींच के उसके गालों पे एक तमाचा जड़ दिया।
कविता के एक चांटा से मुनाली सुन पड़ जाती है और वहां एनजीओ में बैठे सारे लोग हैरानी से देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी कविता उसे झिंझोड़ते हुए, क्या कह रही है तू? पागल हो गई है तू? हाँ, एक रात में ऐसा क्या हो गया तो इस गुंडे से डर गई? मेरी बेटी तो इतनी कमजोर नहीं है। यहाँ चिंता के मारे हमारी कल रात से जाने निकली जा रही है और तू ये बकवास कर रही है? पागल हो गई है तू? वीरेंद्र ने कविता को मुनाली से अलग किया और उन्हें समझाते हुए कहा, शांत हो जा कविता, ये जो कुछ भी कह रही है वो शब्द हमारी बेटी की नहीं बल्कि इस अश्वत्थ धनराज के है। इसने जरूर मजबूर किया है इसे ये सब कहने के लिए। अश्वत्थ जो कब से खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था, अब उसकी नजरें सिर्फ मुनाली के गालों पे थी जिस पर कविता के थप्पड़ की वजह से उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अगले ही पल सबके सामने मुनाली को उन लोगों से दूर खींच के खुद की बाहों में भर लिया। ये देख के सबकी आंखें फैल गई। शायद तुम सबको तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है, अश्वत्थ बोला। आप जब मेरी पत्नी खुद इनकार कर रही है आप लोगों के साथ जाने के लिए तो यहाँ किसी का कोई हक नहीं बनता उससे जबरदस्ती करने का। उसकी बात पे अनिका छूटते हुए बोली, जबरदस्ती तुमने की है मेरी दी के साथ। तुम सबके सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो तो शरीफ बनना बंद करो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तुम कितने बड़े गुंडे हो। तुमने मेरी दी से जबरदस्ती शादी की है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है और तुम्हें जेल भेजकर मैं रहूंगी। जब तक तुम्हें जेल ना भेज दूं तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती। तुमने उससे जबरदस्ती शादी तो कर ली और आप जबरदस्ती उसे अपने पास रखना चाहते हो। ये कह के अनिका ने मुनाली को उससे दूर कर लिया। वो उसकी बाहें थाम के आराम से बोली, प्लीज दी, डरना बंद करिए, हम सब आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डरने वालों में से हूँ अनिका? मुनाली ने कहा तो अनिका की पकड़ उस पर ढीली होने लगी। अब मुनाली अपने आंसू पोंछी और ऊंची आवाज में सबको देखते हुए बोली, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे मेरे पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, कोई केस वेस नहीं करना। मैं अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हूँ, अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरे पति के खिलाफ जाना बंद कीजिए और जब मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती तो आप लोगों का यहाँ रुकना बेफजूल है। तो प्लीज कर आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमारी शादी चाहे जैसे भी हालात में हो पर यह है सच है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुनाली ने जैसे ये कहा तो कविता का शरीर ढीला पड़ गया। वो सदमे से गिरने को हुई पर वीरेंद्र ने उसे थाम लिया और वहीं अनिका अभी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अनिका अच्छे से जानती थी कि अश्वत्थ ने जरूर मुनाली को मजबूर किया है उसे ये सब कहने के लिए। दी, मत करिए ये सब, आज आप अपने हाथों से सब बर्बाद करने पे तुली हैं। आपके पास अभी मौका है इस घुटन भरी शादी से आज़ाद होने का। प्लीज़ इस मौका को मत गवाइए, प्लीज़। ये तू क्या कह रही है अनिका? वो भी सब जानते हुए, तुझे तो पता है कि मैं पहले से ही अश्वत्थ को चाहती थी और वरुण से शादी, वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। पर अब जब किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया है अश्वत्थ का साथ पाने का तो मैं क्यों अपना रिश्ता उजाड़ूं? तो ये है कि ये शादी भले ही जबरदस्ती हुई हो पर अब मैं खुद रहना चाहती हूँ इस जबरन शादी में। अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, अश्वत्थ को एक मौका देना चाहती हूँ। इस बात से मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए। मुनाली अपनी बात खत्म करने ही वाली थी कि तभी गुस्से से दंडनाते हुए वीरेंद्र ने उसे जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। पर इससे पहले वो उसे छू पाते कि तभी बीच में ही अश्वत्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं नहीं ससुर जी, कुछ देर पहले मेरी प्यारी सासू माँ ये गलती कर चुकी है पर आप ये गलती मत दोहराइए, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अश्वत्थ की ये बात सुनते ही वीरेंद्र गुस्से से भर जाता है और वो बोलता है, आखिर क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? मैं जानता हूँ कि मजबूर किया है तुमने उसे। वीरेंद्र क्रोध के साथ बोलते हैं, आपकी बेटी ने खुद कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है और ये बात आप भी जानते हैं कि वो उस लड़के से शादी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आपने उसे मजबूर किया था उससे शादी करने के लिए। फिर ये बात यहीं ख़त्म कीजिए। इसके बाद एनजीओ में सभी लोग को देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ रुकने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब मेरी पत्नी खुद मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहती तो आप सब भी कोई नहीं होते मेरे पति पत्नी के बीच में पड़ने वाले। तो प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। इतना कह के अश्वत्थ मुनाली के पास गया और किनारे से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, चले। मुनाली ने भी धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और एक आखिरी बार कविता और वीरेंद्र के पास आकर बोली, मैं सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं इस शादी से खुश हूँ। प्लीज़ माँ, आप सब अब अश्वत्थ के खिलाफ जाना बंद कीजिए। प्लीज़ मुझे खुश रहने दीजिए अपनी दुनिया में, मैं अश्वत्थ के साथ खुश हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ये जिद छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए।
तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले दी। पीछे से अनीका की आवाज उसके कान में पड़ती है। अगर तू सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही है तो आज के बाद हम लोगों के लिए तू मर चुकी है। अनीका की बात पे मनाली कुछ नहीं बोलती। उसके होठ पे एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई थी। इतने में अश्वथ उसके पास आया, उसकी कलाई पकड़ ली और बिना एक पल गवाए उसे लेके वहां से चला गया। और वहीं मोनाली के माँ बाप उसे जाते हुए देखते रह गए। मोनाली चुपचाप अश्वथ के साथ जाने लगी। उसने एक बार भी पलट के पीछे नहीं देखा। अश्वथ के साथ जाते देख के उनके माँ बाप की आंखों में आंसू थे और अनीका तो गुस्से से तिलमिला रही थी। वो मोनाली को लेकर बाहर आया, तुरंत उसे अपनी कार में बिठा दिया। इस वक्त उसके होठों पे एक विजय में मुस्कान थी। वो साहू के पास गया, उसे कार की चाबी देते हुए बोला, तुम लोग पीछे दूसरी गाड़ी से आओ, मैं अकेले जाऊंगा उसके साथ। उसकी बात पे साहू मुस्कुराया, उस गाड़ी की चाबी देते हुए बोला, तू बड़ा होशियार है यार। अश्वथ ने इस पर कुछ नहीं कहा और चाबी लेके आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। उसने एक नजर बगल में बैठी मोनाली को देखा जो इस वक्त सर झुकाए बैठी थी। पर जैसे ही अश्वथ ने गाड़ी चालू की वो फूट कर रो पड़ी। अश्वथ उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था क्योंकि उसे रोने से उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपना गाड़ी चला रहा था। कुछ ही दूरी पर आके उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकी। अगली ही पर उसे देखते हुए चिल्लाया, अगर अब तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही मोनाली गुस्से से भर जाती है क्योंकि वो गुस्से से पहले ही भरी पड़ी थी। अब वो उससे रहा नहीं गया। ये सुनने की देरी थी कि अब वो शांति नहीं रह पाई और तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पे रखी एक पानी की बोतल पे गई, जिसे अपने हाथ में लिया और उसने ढक्कन को खोला। अगले ही पर सारा का सारा पानी उसने अश्वथ के ऊपर उल्हेड़ दिया। ये देख अश्वथ गुस्से से भर उठा। इधर मोनाली कार से बाहर निकल आई। जैसे ही मोनाली कार से बाहर निकली उसके पीछे तुरंत गाड़ी से अश्वथ भी बाहर निकला। वो उसके पास गुस्से से दंडनाते हुए गया, उसके दोनों कंधे को पकड़ के झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं अश्वथ धनराज हूँ। अश्वथ धनराज के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अब नाटक बंद करो और चुपचाप से जाके कार में बैठ जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मोनाली ने उस पर थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाए तो अश्वथ ने अगली ही पल उसकी कलाई पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे खानदान में सबके हाथ बहुत चलते हैं, पर इन पे लगाम लगाओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे या मेरी बहन को मरवा दोगे या उसकी इज्जत लुटवा दोगे? यही करने आता है तुम्हें? इसके अलावा सीखा भी क्या है तुमने? लिसन टू मी वेरी केयरफुली अश्वथ धनराज, मुझे कमजोर समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना। कल तक मैंने कुछ सोचने कुछ समझने की सूद में नहीं थी, इसलिए तुम्हारी बात मानती गई, पर अब तैयार रहना क्योंकि ये शादी अब तुम्हें भी भारी पड़ने वाली है। ये कहती ही मोनाली ने अश्वथ को धक्का देके खुद को छुड़ाया और वापस कार की तरफ मुड़ने लगी। उससे फिर वही पानी की बोतल निकाली और उसने अपने हाथ धोए क्योंकि कुछ देर पहले अश्वथ ने उसे छुआ था। उसकी आंखों में आग जल रहे थे जिससे वो बिना पलके झपकाए अश्वथ को देखे जा रही थी। अगली बार अपने इस घटिया हाथ से मुझे छूने की कोशिश मत करना अश्वथ धनराज, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं। मोनाली की तेवर को देख के अश्वथ एकदम हैरान रह गया था। वो अपने हाथों की मुट्ठी को कस लेता है। वही मोनाली अपने हाथ झाड़ते हुए अश्वथ को देख के मुस्कुरा रही थी, पर उसकी ये मुस्कुराहट बिल्कुल साधारण नहीं थी। अश्वथ की कार एक बड़े से बंगले के बाहर आके रुकती है जो देखने में किसी हवेली से कम नहीं था। मोनाली ने अपने सामने मौजूद उस बड़े से बंगले को देखा और फिर गहरी सांस लेकर मोनाली के दिल में एक अजीब सा डर था क्योंकि ये अनजान जगह था और अश्वथ एक शैतान था। वो उसके साथ क्या करेगा पता नहीं। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगता है। फिर भी वो अश्वथ के पीछे पीछे अंदर जाने लगी। चूंकि ये विधायक का घर था इसीलिए बेशक जगह जगह आदमियों की लाइन लगी थी, जिसमें से कुछ कर्मचारी थे तो कुछ सुरक्षा के लिए तैनात। अभी तो वो घर के अंदर तक नहीं पहुंची थी और अभी से उसे घुटन होने लगी थी, पर उसे तो न जाने कितने समय काटने होंगे अब यहाँ यहाँ क्या रह पाएगी वो इस जेल में। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें नमी से छा गई थी क्योंकि वो अपने लिए एक छोटा सा घर परिवार चाहती थी जिसमें शांति और सुकून हो। पर यहाँ तो हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में बंदूक था, हर तरफ हल्ला ही हल्ला था, शोर शराबा ही था, हर तरफ लाश ही लाश बिछी थी, जिसके रहते हुए उसे न यहाँ पे शांति मिलेगी और ना ही सुकून। उसकी जिंदगी तो जहन्नुम बन चुकी थी। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। इधर कुछ ही पल में अश्वथ और मोनाली घर के दरवाजे पे खड़े थे। अश्वथ चौखट को पार करके अंदर चला गया था और तभी उसके किसी आदमी ने किसी काम के सिलसिले में उसे अपने साथ आने को कहा। ये सुन अश्वथ ने मोनाली को कुछ समय वहीं खड़े रहने को कहा और खुद वहां से चला गया।
मोनाली भले ही न दिखाए पर अंदर ही अंदर इस अनजान जगह पे आके बेशक वो बेहद डर गई थी। खैर, जैसे ही मोनाली चौखट पार करने के लिए अपने कदम उठाती है तभी किसी आदमी की सख्त आवाज उसके कान में पड़ती है। इतनी भी क्या जल्दी है बहू रानी, पहले गृह प्रवेश की रस्म तो पूरी करती जाओ। इस आवाज को सुनते ही मोनाली अंदर से कांप जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो इधर उधर अपनी नजरें घुमा के देखने लगती है। इधर उधर क्या देख रही हो बहू रानी, हम तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। मोनाली जैसे ही देखती है तो सामने खड़े एक उम्रदराज आदमी को देखती है जिसने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहने हुआ था। ताव देती मोच के साथ दाढ़ी और डराने वाला व्यक्तिगत। भला मोनाली इस शकल को कैसे न पहचानती। ये अश्वथ के पिता रंजीत धनराज थे और साथ ही उनका बड़ा बेटा आकाश, जो न जाने किन नजरों से मोनाली को देख रहा था। अभी रंजीत धनराज आकाश को देखकर बोले, अश्वथ कहाँ रह गया? बिना रस्म के क्या बहू का गृह प्रवेश करवाएंगे? आकाश उसकी बात सुन के मुस्कुराया और फिर मोनाली को देखकर बोला, नहीं नहीं बाबूजी, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? इनका रिश्ता किसी भी रस्म के बिना तो शुरू होना ही नहीं चाहिए। ये कह के आकाश ने झटके से वहां रखे कांच का बॉक्स उठाकर जमीन पे फेंक दिया, जिससे सारा कांच मोनाली के सामने आकर गिरा। कांच टूटने की आवाज सुन हवेली की बाकी सदस्य भी बाहर आए, जिसमें से अश्वथ की माँ मीरा भी थी और अपने सामने खड़ी मोनाली को हैरानी के साथ देखने लगी। उन्हें कुछ ही देर में सारा माजरा समझ आ गया। वो आकाश के पास जाकर बोली, ये क्या कर रहे हो आकाश? मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगी। उसकी बात सुन के रंजीत धनराज गुस्से से भर गए और बोले, मीरा अभी के अभी पीछे हट जाओ। लेकिन जी, हमने कहा अभी के अभी पीछे हट जाओ। अचानक से रंजीत की तेज आवाज सुन मीरा कांप उठी और लाचारी से पीछे हट गई। अब आकाश गुस्से से मोनाली की तरफ देखने लगा। यूं मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो बहू रानी? अपने कदम को तकलीफ दो और आगे बढ़ो। मोनाली आकाश की इस हरकत पे हैरान थी। तभी आकाश ने उसके पास आकर कहा, वो क्या है ना, तुम्हारे लिए मैंने इस गृह प्रवेश की रस्म को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है। अब इस कांच पर चलकर तुम घर के भीतर आओगी और अपने लाल कदमों की प्यारी सी निशान धनराज हवेली में छोड़ोगी। आकाश की इस बात पे मोनाली की आंखें फैल गई। और आप सभी को इस बात की गलतफहमी क्यों है कि मैं आपकी कोई भी दकिया अनूसी बात मानूंगी? मोनाली के जवाब पे आकाश मुस्कुराया, बहुत बोलती हो बहू रानी, ये तो हम भी पहले देख चुके हैं, पर अब यहाँ तुम्हारी जवान चली तो उसे काटने में हमें वक्त नहीं लगेगा। आकाश की आवाज में बहुत क्रोध था। जवान तो आपकी भी बहुत चलती है जेठ जी। उसने जेठ जी शब्दों पे ज्यादा दबाव दिया। मन तो मेरा भी यही कर रहा है कि आपके जवान को काट कर कुत्तों को खिला दूं जेठ जी। मोनाली का आकाश को ये जवाब देना किसी शेर को लड़काने से कम नहीं था। वहीं रंजीत धनराज की भी मुट्ठियां कस गई थी। अगले ही पल वो गुस्से से भर गया था। आकाश तुरंत मोनाली के पास दौड़ा, एक झटके में उसके बाल को पकड़े अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और गुस्से से चिल्ला कर बोला, अब तुझे काट के कुत्तों को ना खिलाया तो मेरा नाम आकाश धनराज नहीं। यहाँ मोनाली दर्द से कर्रा उठी। पता नहीं क्यों, पर इस वक्त उसे अश्वथ की जरूरत महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी आकाश ने बेरहमी से मोनाली को उस बिखरे कांच के ऊपर धकेल दिया। मीरा सदमे रह गई। उसे देखकर लाचारी में पर कुछ न कर पाई। यहाँ मोनाली का पैर कांच पर पड़ते ही उसके अंदर तेज दर्द लहर पड़ी। वो अपने शरीर का भार तक को न संभाल पाई और दूसरी ही समय वो जैसे ही कांच पर गिरने को हुई, उसी पल किसी की बाहें ने उसे संभाल लिया। वो किसी और की बाहें नहीं बल्कि अश्वथ की बाहें थी, जो उसी वक्त आकर उसे संभाल लिया। ये अश्वथ था जो मोनाली को इस हाल में देख के सुन रह गया था। उसने देखा कि उसके पैरों से खून बहे जा रहा था। ये देख के उसका पूरा शरीर जकड़ गया। यहाँ तक कि उसके आने तक मोनाली बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि कल से भूखी प्यासी रह के उसने बहुत कुछ सहा था, जिस कारण अब उसे खुद को संभालने की क्षमता और नहीं बची। अश्वथ ने अपने बाहों में झूली मोनाली को गोद में उठा लिया और अब उसकी क्रोध में तपती आंखें आकाश को देख रही थी। किसने हक दिया है आपको इसके साथ ये सलूक करने का? आकाश और रंजीत को कुछ पलों के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था कि अश्वथ मोनाली के लिए उससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और तुम्हें क्या उम्मीद थी अश्वथ, हम फूल बिछा के इस लड़की का स्वागत करते जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। रंजीत गुस्से से चिल्ला उठे। उसने जो किया मेरे साथ किया, इसीलिए उसके साथ कैसा बर्ताव करना है बाबूजी, ये मैं तय करूंगा। इस घर में किसी को मैं ये हक नहीं देता कि कोई उसे जरा भी तकलीफ पहुंचाए, उसे जरा भी खरोच पहुंचाए। अश्वथ की सबको सुन आकाश का पारा चढ़ गया। आकाश,
तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? हम जानते हैं कि तू उससे प्यार करता है। अब ये लड़की आए दिन हमारी आँखों के सामने रहेगी और तू उम्मीद करता है कि हम इसे यूँ ही बर्दाश्त करते रहें। आपको उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि उसे मैं ब्याह करके लाया हूँ। ये मेरी बीवी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कह के अश्वथ मृणाली को गोद में लिए वहां से जाने लगता है। तभी एक बार फिर रुक कर, और हाँ, एक जरूरी बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। दोबारा इसके साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत मत करिएगा। अगली बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना। अश्वथ ने जानबूझकर अपनी अधूरी बात छोड़ दी और ऊपर जाने लगा। इस वक्त सबसे ज्यादा सुकून मीरा के चेहरे पे था। यहाँ आकाश और रंजीत को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसका रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये अश्वथ चाहता क्या है? एक तरफ नफरत करने का दावा करता है, उसी तरफ उसे जरा सी तकलीफ में भी नहीं देख सकता। जरा सी तकलीफ में देख के कर्रा उठता है, उस पे जरा सी आंच नहीं आने देता। आकाश गुस्से में खुद में ही बुदबुदा रहा था। रंजीत खामोश खड़े थे और उसकी नजरें अभी उसी पर थी जहां से अश्वथ गया। लगता है 3 साल की नफरत पर प्यार भारी पड़ रहा है। रंजीत रहस्यमय आवाज में बोला, आखिर क्या है मृणाली और अश्वथ की कहानी, और क्या हुआ था 3 साल पहले? कैसा रिश्ता है इन दोनों का? जानने के लिए प्लीज दोस्तों आप लोग देखते रहिए तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। आप लोग जब स्टोरी पूरी देखेंगे तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।